हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज से हम लोग कंपटीशन की दौड़ में आगे बढ़ते हैं। आपकी यूट्यूब पर पहली बार मैं लेके आ रहा हूँ कुछ पॉलिटिकल का कुछ टॉपिक, जो कि मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा, शुरू से लेके आपको अंत तक मैं करूँगा, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में जो तैयारी करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आप लोग शांति बना के रहिएगा और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले जो हम अपने तरीके से क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद सब उसको हम रखे हुए बना के, उसी को जो है हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे सब चैप्टर के वाइज करके उसके बाद हम टेस्ट भी लेंगे जी, कितना कैसे क्या हम लोग करते हैं, तो वो सारी बातों को देखेंगे। तो ये हमारा पॉलिटी का टॉपिक होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें से हम लोग जो रखेंगे, सबसे पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं, उसी को लेके हम लोग चलेंगे। तो कुछ ऐसे हैं अनुच्छेद जो हम एक जगह करके रखे हुए हैं, जिससे कि क्या हो, सबको आसानी हो, पढ़ने में, याद करने में हो। हम लोग को रटना नहीं है, सीखना है। रट्टा नहीं मारना है, जैसे देखना है कि हम लोगों को क्लास में ही सीख जाना है कि कैसे क्या करना है। तो ये हम लोग जान रहे हैं पॉलिटी जो ये संविधान की भाग है। तो सबसे पहले मैं जान जाऊँ कि संविधान होता क्या है। संविधान क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी कानून प्रक्रिया जो चलती है, उसके अनुसार नियम बना के जो चलाया जाता है, हमारे देश जो चलते हैं, उसी को हम लोग संविधान के तौर पे रखे जाते हैं। तो देखिए, संविधान जिस टाइम बन रहा था, तो आप लोग जानते होंगे मूल संविधान बोला जाता है। एक मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान का मतलब होता है कि जब संविधान चालू हो रहा था, जब संविधान लागू करने जा रहा था, जिस टाइम संविधान बन रहा था, तो उस समय की बात कर रहा था। तो जब मूल संविधान की बात कर रहा था, तो उस टाइम 395 अनुच्छेद था। ठीक है, भाग 22 था और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो गया है कि ये जो है 450 प्लस हो चुका है। ठीक है, भाग की बात करें तो ये भाग जो हमारा 25 हो चुका है, और ये अनुसूचियां की बात करें तो ये 12 अनुसूचियां हो गई है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन तो यहीं से उठा लेते हैं कि वर्तमान में क्या है, पहले क्या था। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते। आप लोग को लग रहा हो कि 450 प्लस का क्या मतलब होता है सर। तो 450 मतलब जितना भी देख रहे होंगे ABCD सब चीज़ करके, यही सब बढ़ाया गया है, जो कि संशोधन में करके इसको लाया गया है। इस संशोधन के बाद से लेकर हम लोग इसको चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं एक एक करके मैं देखता हूं कि कौन कौन सा कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे। तो इसमें से अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, जबकि 4 तक होता है। लेकिन हम पहले ही बोल दिए हैं कि ये हम वही पढ़ेंगे जो हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं बराबर उसकी बारों में। तो अनुच्छेद में क्या होता है, अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। तो ये संघ शब्द ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 1 में क्या भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो ये संघ होता है, ऐसा नहीं भारत राज्यों के अथी है, तो सब चीज़ नहीं करना है। अब अनुच्छेद 2 में क्या होता है कि राज्य निर्माण, राज्य निर्माण या स्थापना की बात की गई है। ठीक है, और 3 में भी यही सब है कि राज्य निर्माण या स्थापना, ठीक है, या फिर किसी जगह का जगह देना। तो ये सारी चीज़ क्या होता है, 2 और 3 में ही होता है। तो 2 और 3 में दोनों में से अंतर क्या है कि 2 में भी वही है, 3 में भी यही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 2 में जो बताया गया है, अनुच्छेद 2 में क्या है कि अगर किसी विदेशी, किसी अदर पर्सन, अदर जगह से हमारे राज्य में मिलाकर एक जगह बना दिया जाता है, तो उसको हम लोग अनुच्छेद 2 के अंतर्गत रखते हैं। और अनुच्छेद 3 में क्या होता है कि हमारे ही देश में अगर मान लिया जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, हैदराबाद से तेलंगाना अलग हुआ, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत जो है ये सारी चीज़ का बात किया जाता है। तो पूछेगा कि झारखंड जो है बिहार से जो अलग हुआ, तो वो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत रखा गया। अनुच्छेद 2 में क्या हुआ, जैसे कि मान लिया कश्मीर के भाग, पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान का में मिल गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, अनुच्छेद 3। और 4 में क्या बात है, तो अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है कि ये 4 जो है हमारा
2 और 3 का कैसे इस्तेमाल करें, कैसे यूज करें, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब आते हैं आगे, भाग 2। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में जो है अनुच्छेद जो हम लोग को पढ़ना है वो 5 से 11 पढ़ते हैं, और इसमें नागरिकता की बात कही गई है। ठीक है, नागरिकता की बात कही गई है। नागरिकता अगर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे 5 से 11 अनुच्छेद का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं हम लोग भाग 3। तो भाग 3 में क्या है, तो ये हम लोग का मौलिक अधिकार है जो हमें दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, मौलिक अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद इसमें हम लोग 12 से 35 तक पढ़ते हैं। तो ये मौलिक अधिकार हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ से मौलिक अधिकार के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ क्या क्या होता है, कौन कौन से हमें मौलिक अधिकार दिया गया है। ऐसे थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि मौलिक अधिकार जो ऐसे हमारे वर्तमान में जो है 6 है, पहले 7 था, संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो कर रहा था, तो ये हम लोग जब मौलिक अधिकार चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सारे एक तरह से जो इसको हम लोग व्याख्या करेंगे। आप लोगों को हम जो डालते रहेंगे, जो बताते रहेंगे, वो चैप्टर बाय चैप्टर आपको थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग भाग 4 में। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं जिसको हम लोग डीपीएसपी भी बोलते हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद ये जो है 36 से 51 तक हम लोग इसमें से पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसलिए किया गया कि राज्य का निर्माण कैसे, माना राज्य को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके बारे इसके लिए जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ये लाया गया था। अब देखिए, अब ये जो है अब आगे आते हैं भाग 4A। और अनुच्छेद की बात करें, ये इसमें भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि रूस के संविधान से लिया गया था। और ये जो मौलिक अधिकार ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और इसमें अनुच्छेद अगर पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 51A का चर्चा करते हैं। और ये मौलिक अधिकार, तो यहाँ से जो हम लोग नागरिकता देखे, मौलिक अधिकार देखे, राज्य के नीति निर्देशक देखे, मौलिक कर्तव्य देखे, ये सब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, लिखना है तो थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अब आइए, अब हम लोग हेडिंग कीजिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 72। उसके बाद अनुच्छेद 85, 54, 55, 56। अच्छा, 55, 56 हम लोग चैप्टर में देखते हैं जरा से। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद अच्छा 85 तक ही रहने देते हैं शायद राष्ट्रपति में। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर 55, 56, 57 उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 123, 1, 2, 3 और अनुच्छेद 143 के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 में क्या है, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक क्या होगा, पद होगा। राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा किया गया है। तो आप ही बताइए, जब किसी को पद दिया जाता है तो पद के बाद क्या करता है उसको। अनुच्छेद 53 की बात करें तो अनुच्छेद 53 में दिया है क्या, उसके शक्ति एवं कार्य का वर्णन। शक्ति एवं कार्य, कैसे वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, कैसे वो अपना कार्य करेंगे, इस बारे में वो देखेंगे और इस बारे में वो चर्चा करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 54 की बात करें तो 54 में जो है निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फिर अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में क्या है हमारा,
महाभियोग की बात कही गई है। महाभियोग क्या होता है? एक शब्द आता है कि महाभियोग होता क्या है। तो महाभियोग क्या होता है कि महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होता है यार। इसमें क्या करते हैं, या तो राज्यसभा लोकसभा दोनों में से कोई लगा सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि अभी तक हमारे देश में ऐसा एक बार भी महाभियोग नहीं हुआ लगा है किसी पर। एक बार लगाया भी गया था तो वो विश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाया था, जिसकी वजह से नहीं हुआ। अब अनुच्छेद 72 में क्या होता है? अनुच्छेद 72 में क्या है हमारा? क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति के बारे में चर्चा किया गया। एक राष्ट्रपति जानते हैं कि ये प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है, देश का प्रथम नागरिक होता है और क्षमादान की शक्ति, किसी भी मामले को लेकर ये क्षमा कर सकता है। तो वो राष्ट्रपति के महोदय के पास ये, यहाँ तक कि ये फांसी की सजा को भी माफ करवाया जा सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 85। 85 में क्या है कि लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन जिसको हम लोग भंग भी कहते हैं, मतलब लोकसभा का भंग करना या विघटन करना, ये जो अनुच्छेद 85 में बात किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 85 देख लिए। अब देखते हैं अनुच्छेद 123 में क्या है। 1, 2, 3। 1, 2, 3 में क्या दिया गया है? ये अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश, अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश दिया जाता है कि कैसे क्या करना है एंड नंबर पर इसलिए। अब 143 में क्या है? एससी से सलाह। एससी का मतलब होता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट समझिएगा। एससी से सलाह, पर सलाह मानने के लिए बाद नहीं, पर सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, पर सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो राष्ट्रपति से इतना सा हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर 55, 56, 57, 58, 59 ये सारी बातों को चर्चा करेंगे। तो आप शुरू से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया है? शक्ति एवं कार्य का वर्णन किया गया है। 54 में उसमें क्या? राष्ट्रपति का पद के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात कही गई। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति की बात कही गई। उसके बाद अनुच्छेद 85 है। 85 में हम लोग लोकसभा का भंग या लोकसभा का विघटन के बारे में दिया गया। 1, 2, 3 माना तीनों मिलकर क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग 80 से सलाह 143 में दिया। 80 से सलाह पर सलाह मानने के लिए बाद नहीं किया जाता है। तो देखिए थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर संसद की बात करता हूँ। संसद ये हम लोग देखेंगे आगे चल के भी। तो संसद में इसको जो हम लोग याद करते हैं, ये सरला बहन करके याद करते हैं। संसद का मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। एक होता है हमारा राष्ट्रपति, राज्यसभा, और ये तीसरा जो होता है लोकसभा होता है। ठीक है, ये 3 मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। अगर सदन की बात करें तो वो 2 सदन की बात होता है। वो सदन कौन कौन सा होता है? वो राज्यसभा और लोकसभा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। राष्ट्रपति के बाद हम लोग देखते हैं अब उपराष्ट्रपति। अगला होगा हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, इसमें से 2 अनुच्छेद को याद रखना है। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64। बता सकते हैं अनुच्छेद 63 और 64 में क्या है? अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद के बारे में दिया गया है, पद के बारे में बताया गया है। और 64 की बात करें तो ये जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य, सभापति के रूप में कार्य करता है, न सभापति के रूप में कार्य करता है। और इसी से राज्य के सभापति के रूप में ही जो है इसको क्या करते हैं? वेतन भत्ता मिलता है। और यही एक ऐसा जगह है जो कि राज्य वो बाहर से चुन के ये इसको लाया जाता है और ये बाहर से चुन के आते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की बात करते हैं। इसमें से प्रधानमंत्री में हम लोग को ध्यान में रखना है अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। 74 और 75 बताइए क्या है 74 और 75 में? तो 74 में
मंत्री परिषद की बात कही गई है, मंत्री परिषद की बात कही गई है। और इसमें जो है प्रधानमंत्री के पद के बारे में दिया गया है, प्रधानमंत्री के पद के बारे में चर्चा किया गया है। तो प्रधानमंत्री में अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद है, अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री के पद के बारे में ये सारी बातों को चर्चा किया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो आता है हम लोग का संसद, संसद में कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इधर बता दूं। संसद फिर से एक बार देख लीजिए। संसद, इसको अगर याद करना है तो ये हम लोग सरला बहन करके याद करते हैं, जिसमें से हम लोग सो से होता है संसद, रो से होता है राज्यसभा और लो से होता है ये लोकसभा। लोकसभा की बात करते हैं, अगर आर्टिकल नंबर की बात करें तो ये 79, 80 और 81 की बात करते हैं। इस तरह से हमारे होते हैं। और मैं यहीं पर कुछ चर्चा कर लेता हूं कि ये जो होते हैं राज्यसभा जो होते हैं ये वो अस्थाई होते हैं। राज्यसभा क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। और लोकसभा क्या होते हैं, वो अस्थाई होते हैं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा कभी भी भंग किया जा सकता है। ये जनता का दोस्त होता है, जनता का प्रिय होता है। ठीक है, जनता का ये सदन होता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो इसको याद करने के लिए सरला बहन को याद कीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिर कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 79, 80, 81, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, फिर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 110, फिर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 112, फिर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 116 और फिर देखेंगे अनुच्छेद 117। अब देखते हैं कि सब में क्या क्या है। तो ये तीनों को एक साथ याद रखना है हमको। 79 में क्या है, संसद। 80 में क्या है, तो राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद 81 में क्या है, ये लोकसभा के बारे में बताया गया है। 85 को याद रखना है, लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन। अब बताइए 100, 100 में क्या होता है कि अध्यक्ष महोदय को, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, 50-50। अगर मान लिया जाए कोई संसद में बहस चल रहा है और दोनों बराबर हो गया, राज्यसभा भी 50 डाल दिए और लोकसभा भी 50 डाल दिए, तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, तो इस स्थिति में जो है ये जो है अध्यक्ष महोदय को, जिसको लोकसभा स्पीकर बोलते हैं, उसको ये दिया गया अनुच्छेद 100 के तहत कि वो जो अपना निर्णायक मत जिस मत तरफ हो, चाहे वो कानून बन रहा हो या ना बन रहा हो, उसके मत में देकर ये कानून को पास या फेल करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा 50-50। जब दोनों 50-50 हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय को क्या होता है, निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अब देखिए अनुच्छेद 105 और 105 को देखिए। 105 में क्या है, ये है कि संसद को विशेषाधिकार, संसद को विशेषाधिकार, संसद को ये विशेष अधिकार दिया गया है कि वो कुछ अपना कानूनी प्रक्रिया हो या कुछ ऐसे बैठक हो, ये सारी चीज़ संसद कर सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ होता है वो संसद से ही होता है। कानून को पास करना, संशोधन करना या जो भी प्रक्रिया होता है, ये हमारा 105 के तहत संसद को ये विशेषाधिकार जो है दे दिया गया है। अब आइए आते हैं श्री श्री 108। हम लोगों ने पूजा करते हुए देखा है कि अभी मान लीजिए जग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पर श्री श्री 108। तो श्री श्री 108 में क्या होते हैं, हम लोग संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं।
ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जहाँ पर हम लोग सब बैठते हैं, बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसके बाद से ये सारी प्रक्रियाएं चलते रहता है। तो हम लोग को 108 और 110 एक साथ याद रखना है, 100 और 105 एक साथ याद रखना है ताकि हमको सुविधा हो। श्री श्री 108 संयुक्त अधिवेशन की। तो देखिए हम लोग जो ये अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, हम लोग को ये रटना नहीं है, समझना है, हम लोग को क्लास में ही याद करना है, 1-2 बार पढ़ेंगे इसको याद हो जाएगा और देखिएगा कि कैसे हम लोग को ये फिर ये जो आगे चल के ये मदद करेगा। अब आते हैं अनुच्छेद 110 में। अब देखिए जब संयुक्त अधिवेशन हो गई, हम लोग बैठक कर लिए, मान लीजिए हम कोई मेला लगा रहे हैं, मेला में क्या किया भाई, मीटिंग किए, तो मीटिंग की 108 के तहत मीटिंग कर लिए। मीटिंग के बाद क्या करेगा, आखिर धन कहाँ से आएगा भाई, तो धन की बात कर रहा है, तो धन में क्या हो गया 110 में क्या दिया गया है, धन विधेयक की बात कही गई है कि मान लिया जहाँ मेला लगा रहे हैं और मेला में जो है धन ही नहीं है, तो धन विधेयक की बात की गई, 110 में धन विधेयक की बात हो गई। अब धन विधेयक की बात जब हो गई तो बोला धन की तो व्यवस्था हो गई भाई, आखिर क्या करोगे, कैसे क्या करोगे, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मूर्ति में कितना खर्च होगा, पंडाल में कितना खर्च होगा, तो उसके लिए हमको बजट तैयार किए। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये हम लोग बजट की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये बजट शब्द का प्रयोग हमारे पूरे संविधान में भी कहीं नहीं किया गया है, बस कि इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय लेन देन की बात कही गई है। बट हम लोग 112 के अंतर्गत इसको बजट शब्द को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए मेला लगा लिए, धन की व्यवस्था कर लिए, उसके बाद बजट तैयार कर लिए, एक चिट्ठा तैयार कर लिए, ये सारा चीज़ होने के बाद जो है 112 100 जो है 16 में क्या दिया गया है, हमारा लेखानुदान की बात कही गई है। लेखानुदान कि भाई खाली बोलने से नहीं होगा, बजट कर लिए इसे वैसे नहीं होगा, लेख पढ़ के दो भाई, आखिर क्या क्या कहाँ क्या करोगे, इस तरह से ये लेखा अनुदान की बात की गई है। और 117 में क्या है, ये वित्त विधेयक की बात कही गई है, वित्त विधेयक। तो ये वित्त विधेयक को हम लोग देखेंगे तो 116 और 117 जो हम लोग को एक साथ 112 16 17 जो है हम लोग को एक साथ याद रखना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। पहले अनुच्छेद 79 में हम लोग संसद के बारे में पढ़ा, 80 में हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ा, 81 में हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ा, उसके बाद 85 लोकसभा का विघटन, फिर हम लोग 150 अध्यक्ष महोदय को निर्णायक मत देने का बात हो गई, फिर 105 का चंदा मान लिया लगा तो विशेष अधिकार दे दिया गया संसद को, फिर श्री श्री 108 हम लोगों ने मेला की बात की, संयुक्त अधिवेशन की बात की, फिर हम लोग धन की बात की है तो 110 में धन विधेयक की बात हो गई, 12 में बजट की बात कही गई है, उसके बाद 116 में लेखानुदान की बात कही गई और 117 में हम लोग क्या देख रहे हैं, वित्त विधेयक की बात हो रही है। देख लीजिए थोड़ा सा एक बार आप लोग भी 2-4 सेकंड देख लीजिए कि कुछ समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानियां हो तो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। तो हम लोग संसद सब देख लिए, अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक जो हमारा होगा SC, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, इसमें से कौन कौन से अनुच्छेद को पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो कि सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 124, उसके बाद अनुच्छेद 131, ठीक लिख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक लिख रहे हैं ना। उसके बाद अनुच्छेद 132, उसके बाद अनुच्छेद बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा, उसके बाद 143 जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 124 में क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या होगा, गठन की बात कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन होना चाहिए। आप लोग देखे होंगे जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1774 ईस्वी में क्या कर दिया गया था, वो सारी चीज़ों के बारे में दिया गया था। ठीक है, तो ये गठन मना इस जगह लिख लीजिएगा कि 80 का गठन की बात कही गई है। अब अनुच्छेद 131 में क्या है, तो मूल आरंभिक अधिकार, मूल आरंभिक अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को।
क्योंकि जानते हैं कि ये सबसे बड़ा न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं हो जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को दिया गया है। तो मूल उसको कुछ कुछ ऐसे ऐसे विशेष अधिकार दिया गया है जो अपना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ऐसा नहीं कि मान लीजिए संसद में किसी चीज़ का हो गया, कोई नेता बड़ा बड़ा नेता बन गया और कुछ भी अपने मनमानी से करने लगे, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए उसका भी एक बात माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 132 में दिया गया है न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन। तो न्यायिक पुनराविलोकन क्या होता है कि न्यायिक पुनराविलोकन एक वो चीज़ होता है कि जैसे मान लिया जाए कोई भी चीज़ कर रहे हैं और ठीक है, हो सकता है कि किसी चीज़ पर जो है वो कानून बना दिया गया या किसी कोई सज़ा दे दिया गया है और उसको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कि इस पर पुनः विचार किया जाए और पुनः विचार करके जो है इसको जो है बदला जा सकता है, तो ये 132 के तहत वो पुनः विचार करने के लिए उसको दे दिया गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यायिक पुनराविलोकन। न्याय से प्रति जो है पुनः जो है विचार करके जो है उसको सही फैसला जो है दिया जा सके, इसके बारे में करते हैं। और उसके बाद 143 में देखें हम लोग 80 से क्या करते हैं, इसमें सलाह की चर्चा की गई है, तो 80 से सलाह ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जाने की जो हमको फिर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो 124 में क्या देखें हम लोग कि एससी का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है। उसके बाद अनुच्छेद 131 में क्या दिए कि जो है सुप्रीम कोर्ट को कुछ मूल आरंभिक अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद 132 में उसको न्यायिक पुनराविलोकन की बात कही गई है कि कैसे अपने विचार विमर्श को बदलेंगे नहीं बदलेंगे। और 143 में हम लोग क्या देखते हैं, एससी से सलाह लेने की बात कही गई है। ठीक है, तो आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय देखें। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया जो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा। और एक बार इसको पढ़िएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार पढ़िएगा इसको, जब तक कि इसको याद ना हो जाए। हो सके तो इसको आप कॉपी में नोट बना लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ते रहिएगा, जिस तरह कहानी के तौर पर, ताकि ये जो हमको आगे चल के अच्छा क्या बोला जाए, अच्छा जो है हमको ये सहायता कर सके और अच्छे से कर सके। तो अगले क्लास में सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो है नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे और वहाँ से फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो 3-4 क्लास हमको लगता है कि जो हमको आर्टिकल में लग जाएगा, अनुच्छेद में, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे। तो हम मेरी बात को ध्यान से रखिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। सबको गुड बाय, बाय बाय, टाटा।